जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज हम दोस्तों वीडियो का प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं। अभी तक टोटल दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं दोस्तों। ये 12वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में हमने 50 क्वेश्चन किया और हर प्रैक्टिस सेट दोस्तों 20 से 22 मिनट 23 मिनट में दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट को हमने ख़त्म कर दिया है दोस्तों। 2 दिन पेपर है, यानी कि कल और परसों, यानी 25 और 26 को दोस्तों वीडियो का पेपर है। तो आप जाकर दोस्तों यानी कि वीडियो का पेपर देने से पहले इन वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, आपको दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। टोटल दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो इसमें से हमारा 101 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि रेडियोलोरियन किस प्रकार का ऊर्जा है। 101 दोस्तों क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि हमने 100 नंबर तक क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, 50 क्वेश्चन फिर आपको कराने चाह रहे हैं, तो इस वजह से आपको 101 नंबर से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें से आपके पास ऑप्शन दिया गया है, यानी कि रेडियोलोरियन किस प्रकार का ऊर्जा है, यानी सिलिका का प्रधान है, चूना प्रधान है, ताप प्रवणता प्रधान है या दोस्तों डोलोमाइट प्रधान है, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा रेडियोलोरियन किस प्रकार का ऊर्जा है दोस्तों, तो वो सिलिका का प्रधानता होती है, इस वजह से दोस्तों ऊर्जा होती है इसमें। फिर नेक्स्ट प्रश्न 102 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 102 नंबर में पूछा गया है कि अगलुहास धारा चलती है जहाँ दोस्तों कहाँ, प्रशांत महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 102 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हिंद महासागर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, काले वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रांस में पाए जाते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं, चेकोस्लोवाकिया पाए जाते हैं या रोमानिया में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा जर्मनी में, यानी कि दोस्तों काले वन पाए जाते हैं, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो जर्मनी में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी में पूछा गया है, रेडियन यार किस बायोम का जंतु है, यानी कि दोस्तों रेडियम यार किस बायोम का जंतु है। आपके सामने ऑप्शन जो दिया गया है, टुंड्रा बायोम है, टाइगा बायोम है, शीतोष्णकटिबंधीय बायोम है, यह रूप सागर बायोम है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 104 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही आंसर होगा ए, टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 105 नंबर आता है। 105 नंबर हमारा प्रश्न है, यानी कि कुंज वन कहाँ वितरित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ वितरित है, साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका में या अरब में, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 105 नंबर में कौन सा है, यानी कुंजन वन कहाँ पर ज़्यादा है, वितरित है, फैला है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है हमसे कि अग्रणी बैंक योजना आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब आरंभ हुआ था, अक्टूबर 1969 में, दिसंबर 1969 में या दोस्तों अक्टूबर 1966 में या दिसंबर 1980 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो हमारा सही आंसर होगा इसका दिसंबर 1969 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 107 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 107 नंबर में पूछा गया है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। कौन करता है ये आपको बताना है। नीति आयोग करता है, सेबी करता है, आरबीआई करता है या वित्त मंत्रालय करता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पूरा काम जो मौद्रिक नीति करता है दोस्तों वो आरबीआई करता है, या दोस्तों हमारे यानी कि इंडिया में भारत में मुद्रा की स्थिरता यानी तरलता को हमेशा बनाए रखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 108 नंबर प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 108 नंबर हमारा प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है दोस्तों कि चर आरक्षण अनुपात, 1 मिनट दोस्तों हमारा पेन चेंज हो गया, यानी कि 1 मिनट। 108 है, चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है। जी हाँ दोस्तों, किसके साधन है, व्यापार नीति के, बजट नीति के, मुद्रा नीति के, राजकोषीय नीति के, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा मुद्रा नीति के। नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर आता है। 109 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया है, पूंजी बाजार से आशय है। जी हाँ दोस्तों, क्या आशय है, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, उपयुक्त सभी से या शेयर बाजार से। तो दोस्तों 109 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा यानी कि ऑप्शन सी हो सही होगा, शेयर बाजार से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 110 नंबर है, पूछ रहा है हमसे कि किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके, जी हाँ दोस्तों क्या है, यानी निदेशक होते हैं, यानी कि देनदार होते हैं, शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, ये आपको बताना है। तो 110 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, लेनदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 111 नंबर, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1982 में, 1969 में या 1975 में या दोस्तों 1980 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो
स्थापना हुई थी दोस्तों, जो इसका सही आंसर आएगा 1975 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 112 नंबर हमारा प्रश्न है, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि दोस्तों बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, यानी कि श्रमिक संघ है, बैंक है, कीमतें हैं, आर्थिक विधान है, इनमें से आपको बताना है। तो 112 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कीमतें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 113 नंबर आ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर को कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, डिस्काउंट कूपन को या कागजी मुद्रा को। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों प्लास्टिक मनी जो कहा जाता है दोस्तों वो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और स्मार्ट मनी भी इसी के क्रेडिट कार्ड को ही कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। यहाँ दोस्तों कितने की अवधि थी, यानी कि दोस्तों 1969 से 72 तक, या दोस्तों 1966 से या 1969 तक, या दोस्तों 1972 से लेकर 1975 तक, या 1962 से लेकर 1965 तक, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो योजना अवकाश की अवधि थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, तो वो है दोस्तों 1966 से लेकर 1969 तक, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आता है, 115 नंबर पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी। जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष कार्यशील थी, यानी कि 1990 से लेकर 91 तक, 1968 से लेकर 1969 तक, या 1978 से लेकर 1979 तक, या 1988 से लेकर 89 तक, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, अनवरत जो योजना जो कार्यशील थी, तो दोस्तों जो प्रगति पर थी वो दोस्तों 1978 से लेकर 1979 तक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, कोयला उत्पादन से, सरसों उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से। जो काली क्रांति ये किससे है दोस्तों, किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो इसमें से ज़्यादातर आप लोगों का आंसर दोस्तों कोयला उत्पादन लगाते होंगे, लेकिन जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वह कच्चा तेल उत्पादन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 117 नंबर आ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, लागू की 1990 में लागू की थी, 1970 में, 1992 में, 1975 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी कि 1992। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 118 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जी हाँ दोस्तों, किससे युग्मित होता है, मुद्रास्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, अवस्फीति के साथ, या अतिस्फीति के साथ, इसमें से आपको बताना है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्फीति के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 119 नंबर आता है। 119 नंबर हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि कह रहा है भारत में सेवा कर किस प्रकार का प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, कब प्रारंभ किया, 1969 से लेकर 97 तक, या 1998 से लेकर 99 तक, या दोस्तों 1994 से 95 तक, या 1991 से लेकर 1992 तक, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही होगा आंसर वो होगा हमारा आंसर दोस्तों, यानी कि 1994 से लेकर 1995 तक। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 120 नंबर, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है। तो दोस्तों अप्रैल 1956 में, या अप्रैल 1957, या दोस्तों अप्रैल 1951, या अप्रैल 1955, इसमें से आपको बताना है दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 20 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 1957 से प्रारंभ हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 21 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि दोस्तों मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है नागरिक, देनदार, बैंक या लेनदार, इसमें से आपको बताना है। तो मुद्रास्फीति से जो दोस्तों लाभान्वित होता है दोस्तों वो कौन होता है, इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, जो आंसर होगा वो देनदार सही होगा, यानी कि जिसको पैसा दिया जाता है वो दोस्तों मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे दोस्तों 122 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर है, हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि समवृद्धि का, एक मिनट दोस्तों, यानी कि
समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? जी हाँ दोस्तों, समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? यानी कि औसत प्रति व्यक्ति आय है, आयात है, राष्ट्रीय आय है या निर्यात है? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 122 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों, यानी कि औसत प्रति व्यक्ति आय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर की, SIDCO क्या है? जी हाँ दोस्तों, SIDOCO क्या है, ये आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन है आपके सामने, वृहत उद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा लघु उद्योग। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 124 नंबर आता है। 124 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में से कोर सेक्टर क्या है? जी हाँ दोस्तों, कोर सेक्टर क्या है? सूती वस्त्र है, रेलवे है, सेवा क्षेत्र है या लौह इस्पात है? इसमें से आपको बताना है। तो 124 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये भारतीय अर्थव्यवस्था कोर सेक्टर क्या है? तो दोस्तों लौह इस्पात भारत की, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कोर है वो लौह इस्पात है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेंटर पॉइंट, कोर को हम ये भी बोलते हैं, यानी कि सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 125 आता है, सेरीकल्चर का संबंध है, किससे संबंध है? यानी फूल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, अंगूर उत्पादन से। तो दोस्तों 125 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा आंसर रेशम उत्पादन से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 126 नंबर आ रहा है। 126 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? जी हाँ दोस्तों, किसका प्रतिनिधि होता है? यानी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का। तो 126 का जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, किसी भी राज्य का कोई भी राज्यपाल हो, वो हमेशा जो प्रतिनिधि होता है वो दोस्तों राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, तो इसे दोस्तों हटाया भी जा सकता है, इसमें से कोई वोटिंग का काम नहीं होता। तो दोस्तों राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 127, यानी पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी कि पंचायत समिति करती है, सरपंच करता है, ग्राम सेवक करता है या मुखिया करता है? तो 127 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ग्राम सेवक। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 128 नंबर आता है। 128 नंबर हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? यहाँ दोस्तों यानी कि सेवानिवृत्ति यानी कि उसे कब से पदमुक्त किया जाता है? 65 वर्ष में, 60 वर्ष में, 62 वर्ष में, आयु सीमा नहीं है। तो दोस्तों 128 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है या कभी भी नहीं हटाया जा सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 129, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है, कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष है, 25 वर्ष है, 21 वर्ष है या 30 वर्ष है? तो 129 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 130 नंबर आता है। 130 नंबर हमसे पूछ रहा है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? यानी कि राज्यपाल को है, सांसद को है, राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है? तो दोस्तों जो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 131, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? यानी कि दोस्तों 58 द्वारा, 56वां द्वारा, 52वां द्वारा, 71वां द्वारा, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यानी कि 56वां द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये 56वां दोस्तों अमेंडमेंट के द्वारा या संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों गोवा राज्य का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 132 नंबर, 132 नंबर आता है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा शामिल है, किसमें शामिल है? ये इसमें से ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। जो हमारा ऑप्शन दिया गया है यानी कि ऑप्शन ए दिया गया है, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या अवशिष्ट शक्तियों में, इनमें से कौन सा होगा? ये इसमें से अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप लगाते भी जाइएगा, आपको याद रहेगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि समवर्ती सूची में। मैं आपको थोड़ा तेज़ भी पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को हमें कम से कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करवाने, इस वजह से मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ाता हूँ और छोटे से वीडियो में आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन में समाप्त कर देता हूँ। फिर इसके बाद 133 नंबर आता है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? यानी कि सिंधी नहीं है, नेपाली नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अंग्रेजी। यानी कि 8वीं अनुसूची में कौन सी नहीं? तो वो अंग्रेजी भाषा नहीं है शामिल। फिर इसके बाद 134 नंबर आता है, पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? जी हाँ दोस्तों, नहीं है, कौन सी? महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा यानी कि द्विसदनात्मक विधायिका किस में नहीं है? वो राजस्थान में नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 135 की तरफ बढ़ते हैं। 135 हमारा क्वेश्चन आता है, जिसमें से पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है, किसने कहा था कि भारत, एक मिनट दोस्तों हम पेन चेंज कर लेते हैं, पेन हमारा, यानी किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है?
जी हाँ दोस्तों, लस्की ने कहा था, लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, केसी वियर ने कहा था, या आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन तो जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन हमेशा आपका वीडियो के एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो थोड़ा भी एग्जाम में हट के क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये बात दोस्तों किसने कही थी? ये बात कही थी केसी वियर ने। जी हाँ दोस्तों, केसी वियर ने कही थी। फिर इसके बाद 136 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 136 नंबर हमसे पूछ रहा है कि भारत में राजनीति सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि राष्ट्रपति है, संविधान है, जनता है, सांसद है। तो दोस्तों 136 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा जनता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 137 नंबर हमारा प्रश्न आता है, पूछ रहा है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या सांसद में। तो दोस्तों 137 नंबर का जो हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों, वो आएगा सांसद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 138 नंबर आता है। 138 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दोस्तों यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? राजधानी है, शासन अध्यक्ष है, ध्वज है, संप्रभुता है। तो दोस्तों 138 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा संप्रभुता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 139 नंबर आता है। 139 नंबर हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 4 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत, किसके तहत दोस्तों हम नया राज्य बना सकते हैं? भारतीय संसद नया राज्य बना सकती है। ये सिर्फ काम सांसद ही कर सकती है। तो वो दोस्तों आर्टिकल अनुच्छेद यानी 3 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 140 नंबर आता है। 140 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी भारतीय सांसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, संविधान सभा द्वारा, या ब्रिटिश सांसद द्वारा, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो अपनाया गया है वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। आपके सामने तीनों ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें से कभी कभी कुछ बच्चे लगा देते हैं दोस्तों, ये ब्रिटिश सांसद लगाते हैं, या दोस्तों भारतीय सांसद लगाते हैं, गवर्नर जनरल तो बहुत कम लगाएंगे, लेकिन जो आपका सही आंसर होगा वो दोस्तों संविधान सभा द्वारा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है? जी हाँ दोस्तों, कौन लगता है? यानी अनुच्छेद 13 लगता है, अनुच्छेद 16 लगता है, अनुच्छेद 14 लगता है, अनुच्छेद 15 लगता है। तो दोस्तों 141 का जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों सही हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 14 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 142 नंबर आता है। 142 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमसे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद दोस्तों 19। तो 142 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 143 नंबर हमारा प्रश्न है। 143 नंबर है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कौन संरक्षक है 143 नंबर में? तो दोस्तों इस यानी कि ऑप्शन है मंत्रिमंडल है, न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है, सांसद है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि जो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जो संरक्षण प्रदान करता है वो न्यायपालिका करता है। यानी कि अगर मूल अधिकारों के खिलाफ अगर आप कोई भी कानून बनाते, कुछ भी बनाते, तो न्यायपालिका आके सामने खड़ी हो जाती है और मूल अधिकारों को हनन होने से उन्हें बचा लेती है। फिर इसके बाद 144 नंबर प्रश्न आता है। 144 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रतिक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? यानी कि अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 16 है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद विधि के सम्यक प्रतिक्रिया सिद्धांत शामिल किया गया है, किसके तहत शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 145 नंबर आता है। 145 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? यानी कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद 14। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 146 नंबर आएगा। 146 हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि दोस्तों
146 से अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? यानी कि वैयक्तिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार है, प्रशासनिक अधिकार या विधायिक है। 146 नंबर है दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा विधायी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 147 नंबर आता है। 147 पूछ रहा है कि प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। हाँ दोस्तों, यानी मुख्यमंत्री, सांसद, राज्यपाल, राज्य की विधानमंडल। तो दोस्तों 147 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों राज्यपाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 148 नंबर आता है। 148 है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? जी हाँ दोस्तों, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, डॉक्टर राधाकृष्णन को या डॉक्टर APJ कलाम को। इनमें से आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी होंगे। इसमें से ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 149 नंबर आता है। 149 नंबर है, पूछ रहा है कि राष्ट्रपति व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। जी हाँ दोस्तों, इसमें निहित है, यानी कि उच्च सदन में, एक मिनट दोस्तों, यानी कि उच्च सदन में, कैबिनेट में, राष्ट्रपति में या व्यवस्थापिका में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो दोस्तों हमें एक मोटिवेशन मिलता है जब ये आप काम करते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो मैंने लास्ट में ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बोलता हूँ, और हमारा लास्ट ही क्वेश्चन बचा है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको यहाँ से कुछ पढ़ने को मिला है या कुछ सीखने को मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि फांसीवाद का प्रणेता कौन था? जी हाँ दोस्तों, फांसीवाद का प्रणेता यानी हिटलर था, मार्क्सर था, सुलोनिनी था या बिस्मार्क था। तो दोस्तों 150 नंबर का जो फांसीवाद का प्रणेता था वो कौन था दोस्तों? वो था यानी कि मुसोलिनी था। दोस्तों ये थे हमारे 150 क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि 50 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।